हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक। माय नेम इज चिरंजीव नायक और आप सभी का स्वागत है इस एक्सपर्ट टॉक में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि पता है कि एक्सपर्ट टॉक के जरिए हम आपको आपके एक्सपर्ट फैकल्टी से हर बार मिलाते हैं। और इस बार हमारे साथ है लाइफ साइंस के महागुरु फरीदा मैम। तो फरीदा मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है इस एक्सपर्ट टॉक में। तो थैंक यू उम्मीद है सर। मैम, हाँ उम्मीद है मैम आप अच्छे होंगे। बहुत सारी बातें भी करनी है आपके साथ, और कहीं ना कहीं जैसे बच्चे हमारे हैं लाइफ साइंस के बारे भी आपसे काफी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में भी बच्चे जानना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी को बता दें कि जो फरीदा मैम है, पिछले 8 सालों से बहुत सारे बच्चे लाइफ साइंस में बहुत अच्छे अच्छे रैंक भी निकाले हैं। टॉप 100 में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे आपको मैम के दिखेंगे। तो उम्मीद है कि आज की सक्सेस स्टोरी को जानने के बाद आने वाले पेपर में आप भी कुछ अच्छा रैंक लेकर आएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से सारे लोग फटाफट इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ताकि सारे लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। तो सबसे पहले मैम, आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, किस तरीके से आपकी एजुकेशन जर्नी रही, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया, तो वो सारी चीजें हम लोग जानना चाहेंगे। तो मैम प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपके इस वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेशन के लिए वेट कर रहे थे और उनके रिपीटेडली मैसेज भी आ रहे थे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, आई एम फरीदा। मेरा ग्रेजुएशन 2009 में कंप्लीट हुआ था। देन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 2011 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 2011 से 12 तक का जो एक 1 ईयर का स्पैन था, इसमें मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी सर्व किया था इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। देन 2012 में मैंने मेरा एमफिल स्टार्ट किया था। 2012 से 2015 जनवरी तक मेरा एमफिल चला। देन इस ड्यूरेशन में ही मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया था एज अ गेस्ट फैकल्टी। देन 2015 से लेके 2022 जो कि अभी प्रेजेंटली जो समय है, मैंने बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस पर एज अ फैकल्टी सर्व किया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ गेस्ट फैकल्टी, देन उसके बाद बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में भी एज सर्व। सो ये जो जर्नी है इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, इट स्टार्टेड इन ईयर 2011। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे मैम कनेक्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सेशन में, एक लाइक फटाफट जल्दी से सारे लोग करेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे जल्दी से सारे लोग। और हाँ, बहुत सारी बातें भी हम लोग फरीदा मैम के साथ करेंगे, और जो भी डाउट आपका हो वो भी आप पूछ सकते हो, और फरीदा मैम आपको उनका जवाब भी देगी। खास करके लाइफ साइंस वाले बच्चे तो जरूर पूछ लें, क्योंकि आने वाले टाइम में देखा जाए तो 2-3 महीने बचे हैं ना मैम पेपर में। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हाँ, ये जो 2-3 महीने वाला टाइम है, अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर भी क्वालिफाई हो जाएगा। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हर टीचर भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे स्टूडेंट होता है। तो आप मैम किस तरीके से CSIR नेट की प्रिपरेशन किए थे, क्योंकि आपने भी CSIR नेट क्वालिफाई किया है, तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही और क्या स्ट्रेटजी थी? तो खैर मैम, आपके टाइम में तो जैसा कि आपको पता है, उस टाइम जैसे अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, बच्चों को सारी चीजें ऑनलाइन मिल रही, घर बैठे बैठे मिल रहा है। आपके टाइम पे ये सब सारा कुछ नहीं था मैम, कहीं ना कहीं सारी चीजें ऑफलाइन, और तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है मैम ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो एक बार मैम उसके बारे में भी आप बताएंगे किस तरीके से आप प्रिपरेशन किए मैम। जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो ये डिसाइड तभी हो चुका था कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊंगी। तो ये जो ओवरऑल जो एक इंक्लिनेशन है, वो कुछ इस तरह से डेवलप हुआ कि हम लोगों की कॉलेज में कुरिकुलम में होता था कि आपको एक सेमिनार देना होता था। वो सेमिनार जैसे ही मुझे मिलते थे, तो सेमिनार देने के बाद एक जो अकम्पलिशमेंट फील होता था कि हाँ, आई कैन एक्सप्लेन अ टॉपिक वेल। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। और जब फैकल्टीज के साथ इंटरैक्ट किया तो पता चला कि देयर इज अ एग्जाम, और ये एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स से ही अपनी स्टडीज ग्रेजुएशन से स्टार्ट करी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करी, क्योंकि तब इतने सारे नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, जैसे आपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोला, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। बहुत कुछ कुछ जगह प्रिपरेशन होती थी। सो डेफिनेटली बहुत फर्क है आज की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में और उस वक्त की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम थे। जिस एक इकलौती चीज पे हम डिपेंड करते थे, वो थी स्टैंडर्ड बुक्स। सो ग्रेजुएशन से पढ़ना स्टार्ट करी थी खैर मैंने, एंड देन वो फिर चलता रहा और आज तक चल ही रहा है। मैम, मतलब ये कि ग्रेजुएशन में ही आप सोच लिए थे कि CSIR नेट निकालना है? मतलब मैं
ये डिटरमिन था कि हाँ ओके मुझे करना यही है, आई हैव टू गो इनटू टीचिंग। मैम एक बच्चे का सवाल है, जितीश कह रहा है कि मैम को 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैम थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में भी आप अपना बताएंगे? ठीक है। मोर ओवर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कॉलेज लेवल टीचिंग एंड कोचिंग लेवल टीचिंग में है। मैं बेसिकली इंदौर को बिलोंग करती हूँ। सो इंदौर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दैट इज डीएनए रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीएनए एजुकेशनल सेंटर। ये सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट रहा। अभी तो खैर हमारा जो बायजूस है वो जो जिस तरीके से रिजल्ट दे रहा है, सो दैट इज मच बेटर। पर हमारे टाइम पे वो हुआ करता था, छोटा सा इंस्टीट्यूट था, बहुत वो नहीं था, पर वहां से डेफिनेटली मुझे एक थोड़ा सा आइडिया मिला कि हाउ टू डू द प्रिपरेशन। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक कोई गाइडलाइन होती है कि आप किस पेरिफेरी के अंदर रहना चाहते हो, सो वहां पर मैंने सर्व भी किया एज अ फैकल्टी। वहां पे मैंने पढ़ाया 2 से 3 साल। देन उसके बाद कॉलेजेस के अब नेम यहाँ पे मेंशन करूंगी तो शायद मे बी नहीं पता होगा, बट स्टिल मैं मेंशन कर देती हूँ, क्यूरोसिटी है तो। जिस कॉलेज से मैंने मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसका नाम था गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इन इंदौर। और यहीं पे मैंने एज अ गेस्ट फैकल्टी भी सर्व किया। स्टार्टिंग मैंने की थी गवर्नमेंट जीटीसी कॉलेज से। सो ये 2 कॉलेजेस का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा। बाकी कोचिंग क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूटेड सा है, उसमें से एक का नाम अभी मैंने मेंशन किया है, हमारे टाइम पे हुआ करती थी, अब शायद नहीं है। सो ये कुछ जर्नी रही, पार्ट्स में रही, बट देन ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो पूरा एकेडमिक्स में रहा है। मैम एक सवाल और है कि आपने नेट का एग्जाम कब क्वालिफाई किया? ये ज्योति का सवाल है मैम। ओके कौन से ओके ईयर में आप नेट क्वालिफाई किए थे मैम? ओके। सो दिस वाज इन ईयर 2017 जून। ओके। सो मैम जैसा कि आपको पता है प्रिपरेशन में मैम जो प्रीवियस ईयर है मैम और जो मॉक टेस्ट है, इसका कितना बड़ा रोल है मैम? आप किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर हो या मॉक टेस्ट हो, किस तरीके से आप इसको देखते थे मैम अपनी प्रिपरेशन में? सर जैसे कि अभी मैंने एक वर्ड मेंशन किया था कि एक पेरिफेरी बनाना, तो पीवाईक्यूज जो रहते हैं उसी से वो पेरिफेरी बनती है कि एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो इतना लेंदी हो सकता है कि आप उस पे बहुत डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो, पर सीएसआईआर क्या पूछना चाह रहा है वो पेरिफेरी आपको पीवाईक्यूज ही बताते हैं कि इस टॉपिक में से बेसिकली कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है, रिपीटेडली पूछा जा रहा है, और उसके आसपास का थोड़ा अगर आइडिया मिल जाए तो आप उस टॉपिक को उस तरीके से प्रिपेयर करिए। तो ये पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपको पता चलती है पैटर्न ऑफ पेपर और उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड है मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट ही आपको ये बताते हैं कि आप उस वक्त कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम जो है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि आप उस वक्त कितने अच्छे से अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर किसी ने बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बिल्कुल ही उस प्रोसेस से अपने आप को रिपीटेडली नहीं गुजारा है, तो क्या होता है कि वो एग्जाम देने जाते हैं, वो बिल्कुल ऑल न्यू रहता है, तो वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कि उनके काम के नहीं होते हैं। एंड टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मॉक टेस्ट करते हैं तो क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है ये भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, कौन सा क्वेश्चन पिकअप करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए वो समझ में आता है। तो मॉक टेस्ट तो क्रूशियल है आज के टाइम पे, जब मॉक टेस्ट की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कर सकते हैं। सो सारे ही स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट देकर अपने आप को उस प्रोसेस से मल्टीपल टाइम्स गुजारना चाहिए ताकि एग्जाम में एंजाइटी ना हो, पैनिक ना हो। मैम मेरा ये मानना है कि मॉक टेस्ट से जो है वो 3 चीजें, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम, ये बिल्कुल 3 चीजें आपकी अच्छी हो जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। बिल्कुल। मैम प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें पीवाईक्यू की, तो कितने साल का मैम, मतलब 2 3 4 कितने तक का करना सही होगा मैम? सी जब मैं तो ये मानती हूँ कि जब से पीवाईक्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है, अगर आप वो पिछले पूरे 10 से 12 साल के लगा लेते हैं तो आपका माइंड इतने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने में आपको ये डाउट नहीं होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट ने एग्जाम के बहुत करीब ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो वो पिछले 5 साल के लगा ले तो भी उनको सारा आइडिया मिल जाएगा। वैसे 5 साल का लगाना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि पहले काफी सिंपल क्वेश्चंस देखे गए हैं, अब उन्हीं टॉपिक का थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता एडवांस। है।
तो अगर आप पिछले 5 साल के भी कर लेते हैं और अगर फिर आपको टाइम पर परमिट करता है तो आप पुराने और देख सकते हैं। अदरवाइज इट इज क्रूशियल एंड आई वुड से कि इट इज मस्ट कि आप 5 साल के पेपर देखें। मिनिमम 5 ईयर तो मैम करना ही पड़ेगा। मिनिमम 5 इयर्स। मैम एक और सवाल मेरा ये है कि आपके दिमाग में कब आया कि टीचर बनना है मैम, और बायजूस प्लेटफॉर्म ही क्यों, इसके पीछे का क्या रीजन है मैम? बिल्कुल। मैंने वैसे स्टार्टिंग यहीं से करी थी कि जब हम लोगों के कॉलेज में सेमिनार्स होते थे तो सेमिनार्स में हमें जब टॉपिक मिलता था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलक्टेंट रहते हैं कि यार नहीं देना है, ये सेमिनार नहीं करना है। पर आई वाज लाइक कि अलॉट हुआ है तो करना है। और जब मैं वो सेमिनार्स देती थी और जब मुझे मेरे ही फ्रेंड्स बोलते थे कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लीज ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, तो ग्रेजुएशन में तो ऐसा रहा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ कि हम लोगों को एमएससी में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका नाम था इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। ये काफी कुछ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अभी बच्चे अप्लाइड बायोलॉजी में पढ़ते हैं यूनिट 12 में। सो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल बहुत कॉम्प्लेक्स एक सब्जेक्ट था। तो मेरा एक क्लासमेट था, वो बस समझा दो समझा दो समझा दो, तो मैं उसे वो पूरा जो सब्जेक्ट था वो मैंने पूरा उसे समझाया, वाला पूरा जो पेपर था वो समझाया। देन रिपीटेडली ये वाला भी वो वाला भी। तो इस तरह से जब मैं समझाने लगी और मैंने रियलाइज किया कि मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लेन करने में मुझे लगता है कि आई कैन डू इट, एंड पीपल वर आल्सो गिविंग मी रिस्पॉन्स कि हाँ ये वाला टॉपिक समझा दो, वो समझा दो, सारे क्लासमेट आने लगे। तो वो एक कैटलिस्ट के फॉर्म में रहा कि हाँ मेरे में ये क्वालिटी है। और फिर देन मैं एंजॉय करने लगी। तो मेरा एम बहुत ही क्लियर हो गया था जब से मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में थी कि यही करना है। चलिए मैम, सही है। मैम कहीं ना कहीं जैसे कि बात करें CSIR नेट की प्रिपरेशन में एक टीचर का कितना बड़ा रोल है मैम, और कहीं ना कहीं बच्चे ना ये भी सोचते हैं कि क्या CSIR नेट सेल्फ स्टडी से हो सकता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ये क्वालिफाई किया जा सकता है मैम? फैकल्टी का रोल बहुत मेजर है आज के टाइम पे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो सबके पास है, बहुत इजीली अवेलेबल भी है ऑनलाइन, आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो या कहीं से भी मिल जाती है। बट देन वो एक बुक को कंप्लीट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो तो आप नहीं समझ पाओगे कि बाउंड्री क्या है। टीचर आपको समझा सकता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में आप अगर ये पॉइंट्स पढ़ के जाओगे तो हमेशा इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सो ट्राई टू फोकस ऑन देम। ये एक टीचर का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया था कि आपने कहा था कि बायजूस एग्जाम प्रेप आपने क्यों सिलेक्ट किया। सो यहाँ पर आई वुड लाइक टू आंसर कि जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे तब तक हम हमारे ही शहर में स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे, एंड व्हेन वी हैव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, जो कि बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको कम अक्रॉस करते हैं, तो उनको किसी तरह से एक्सप्लेन करना, उन्हें किसी तरह से गाइड करना और कुछ थोड़े से लेवल पे लाइफ को इम्पैक्ट करना, आई थिंक एक अलग तरीके का टीचर को सेटिस्फैक्शन भी देता है और एक उसका खुद का अचीवमेंट भी है कि ओके आई हैव चोजन दिस फील्ड, तो आई शुड बी डूइंग समथिंग। सो टीचर की एक इम्पोर्टेंस जो आपने पूछी थी वो दायरा बताता है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो आपको उस टॉपिक का दायरा बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैम सवाल एक ये भी था कि क्या सेल्फ स्टडी से नेट क्वालिफाई किया जा सकता है मैम? हाँ ओके, एक ये था और एक पहले अटेम्प्ट वाला भी था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट भी। हाँ, सेल्फ स्टडी सी, अगर आप बहुत ही विजिलेंट है, आपने बहुत अच्छे से देख रखा है कि क्या पेपर का पैटर्न है और आप बहुत अच्छे से माइंडसेट समझ चुके हैं पेपर सेट करने का, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सेल्फ स्टडी इज इम्पॉसिबल, आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, पर फिर उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पेपर्स की। उसके लिए आपको PYQs बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं क्या, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। उस केस में आपको बहुत स्टार्टिंग से ही अटेंटिव रहना है, पेपर को समझना और क्या पढ़ना है। अगर ये आ गया आपको कि हाँ जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स जो है, उसके बारे में बताती हूँ कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, पर रिपीटेडली कुछ टॉपिक्स में से हर बारी क्वेश्चन आते ही आते हैं।
तो अगर आउट ऑफ 10 क्वेश्चन उस यूनिट में से आप 7 to 8 क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं या उससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो वो आपको कौन बता सकता है? वो आपको फैकल्टी बता सकता है कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ना है जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली एग्जाम के पहले हम स्टूडेंट्स को बोलते ही हैं कि आप इन टॉपिक्स को पढ़कर जाइए, और वही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते भी हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर। एंड देन आपका क्वेश्चन था फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, उसका भी बताया, बहुत अटेंटिव रहना है। और सेल्फ स्टडी भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल है, बट देन अगर आप किसी का असिस्टेंस ले लेते हैं, किसी कोचिंग का या किसी फैकल्टी का, तो आपका क्वालिफाई करने का जो चांसेस है, जो परसेंटेज है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, कि आपको ये है कि आपको गाइडेंस मिला, आपको सब कुछ खुद नहीं करना है, आपका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। मैम जैसा कि आपको पता है, जैसे बच्चों के दिमाग में क्या होता है, एक सवाल होता है कि मैम को इतना सारा डेटा याद है, जो भी आप यूनिट उठाते हो उस यूनिट से रिलेटेड जब भी आप पढ़ाते हो, लेक्चर लेते हो, तो बच्चों को लगता है कि इतना सारा डेटा मैम को कैसे याद है, मतलब मैम के पास कुछ अलग सा दिमाग तो नहीं है, कुछ ऊपर से गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसा। तो मैम एक लेक्चर के पीछे कितनी मेहनत होती है, ये तो खैर आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता है, और कितना ज्यादा प्रिपरेशन करते हो, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, एक बार इसके बारे में मैम बताना चाहेंगे? सी, मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हम सभी होमोसेपियंस हैं और हम सबकी सेम क्रेनियल कैपेसिटी है। किसी को ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी या कम क्रेनियल कैपेसिटी के साथ नहीं भेजा है। अब ये बात हो सकती है कि किसने उस पर्टिकुलर चीज पे कितना वर्क किया है। तो अगर आप रिपीटेडली किसी भी चीज को देखते हो तो वो डेफिनेटली आपको लर्न हो ही जाती है। सो रिविजन इज द की। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो ये मत सोचना कि ये टॉपिक हो गया। टॉपिक को उठा के रेगुलरली पढ़ना है। अगर आपने उसे रेगुलरली पढ़ा, तभी आपका उसका समझने का कोई मतलब है, क्योंकि बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, हम नया पढ़ते हैं, पुराना भूल जाते हैं। सो अगर हम फैकल्टीज कुछ भी ऐसा डिलीवर कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे हमने काफी रिविजन दिया है, काफी साल दिए हैं। देन उसके बाद कितनी मेहनत जाती है बिफोर अ लेक्चर। तो लेक्चर बनाने के पहले मेन क्राइटेरिया यही रहता है कि सीएसआईआर क्या पूछ रहे हैं, सीएसआईआर में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस सीएसआईआर से कैसे रिलेट किया जाए, उसका क्वेश्चन भी बनने लगे, ये सबसे पहले रहता है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं। देन उसके बाद ऑब्वियसली आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग है वो पीपीटी से होती है, तो पीपीटी बनाने में हम स्टैंडर्ड बुक्स या कुछ सेल्फ नोट्स सब कंपाइल करके क्लास में आते हैं। तो जब इतनी बार बुक्स देख लेते हैं, इतनी बार नोट्स देख लेते हैं, तो वो चीज अपने आप ही रजिस्टर हो जाती है। सो एक क्लास के पहले कितनी मेहनत जाती है, ये क्लास की जो भी ड्यूरेशन है, मैं कहूंगी उससे 3 to 4 टाइम्स लेक्चर बनाने में जाती है। ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन का जो रेशियो है वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है। मैम मेरा तो ये मानना है कि एक लेक्चर के पीछे सालों साल की मेहनत है। बिल्कुल। वो दिखता 1 घंटे का है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक फ्लो में 1 घंटे में आप सारी चीजें बताते हो, लेकिन उसमें 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत, और हर बार आप अपडेट करते जाते हो, चीजों को ऐड करते जाते हो, तो काफी मेहनत होती है एक लेक्चर के पीछे। मैम एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मैम प्रियंका का एक सवाल है कि कौन से यूनिट को छोड़ सकते हैं। सवाल तो खैर मेरा भी ये है मैम कि वैसे तो 13 यूनिट है लाइफ साइंस में, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मैम कौन से यूनिट ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा मतलब साइड कर सकते हैं कि चलो इसको ना भी देखे तो चल जाएगा, या पेपर के टाइम में बस एक बार रिवीजन कर लिया जाए, या ऐसे कुछ यूनिट है मैम आपकी नजर में जिसको मतलब ना भी करे तो चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वैसे तो काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, पर इसका कोई एक आइडल आंसर नहीं हो सकता है, बट स्टिल मैं इसे मेरी अप्रोच से डील करूंगी कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो, आपने बहुत बार पढ़ा है, तो आप पहले तो वो यूनिट्स देख लो कि ये यूनिट्स तो करना ही है। अब कोई एनिमल या जूलॉजी वाला स्टूडेंट है, एनिमल फिजियोलॉजी वाला स्टूडेंट है, तो वो जूलॉजी की अपनी यूनिट सेपरेट आउट कर लें। देन उसके बाद मॉल बायो, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये भी सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं। तो अगर आपने कुछ इतनी यूनिट्स देख ली है, 5 to 6 यूनिट्स जो आप एमएससी में कर कर आए हो, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में करके आए हो, उसके बाद आपको सिर्फ कुछ 3 से 5 यूनिट्स का एक गैप रहता है जो आपको नहीं सिलेक्ट करना रहती है।
अब यहाँ पे मेरी एक जनरल सभी को एडवाइस रहती है कि एक अप्लाइड बायोलॉजी है और एक डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है। ये दो यूनिट्स में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप नहीं समझ पाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया। आप कितना भी पढ़कर जाओ, 100% अटेम्प्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत वाइड होराइजन है उसका। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोनों यूनिट्स को थोड़ा लाइटर टोन पे रखें, तो आप ये दोनों यूनिट्स जितना आपके फैकल्टी ने पढ़ाया, आप कहीं ना कहीं से असिस्टेंस ले रहे हो। आजकल तो स्टूडेंट्स लेते ही हैं असिस्टेंस, क्योंकि जब है कोई आपके पास ऑप्शन तो व्हाई नॉट। तो आपको जितना वहां पर पढ़ाया गया आप उतने पर स्टिक करिए। इनफैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर स्टिक करिए, और बाकी यूनिट्स आपके कंफर्ट की आप सिलेक्ट करके जाइए। अब जैसे कि जूलॉजी था किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी का बॉटनी था, तो आई वुड नॉट से कि आप बॉटनी वाला पूरा जूलॉजी पढ़ लो या जूलॉजी वाला पूरा बॉटनी पढ़ लो। हाँ, अब पता है कि जूलॉजी में से हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, नर्व फिजियोलॉजी पर क्वेश्चन आएगा। तो हाँ ठीक है, आप 3-4 टॉपिक बॉटनी वाला जूलॉजी वाला पढ़ सकता है, और जूलॉजी वाले बॉटनी के कुछ फोटोसिंथेसिस या कुछ जो साइकिल्स हैं वो पढ़ के जा सकते हैं। सो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बहुत ही कैलकुलेटिव पढ़ाई करिए, ताकि जितना आप पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम बना पाए। मैम 2-3 सवाल और मेरे हैं जो हाँ, बच्चों की तरफ से। मैम ज्योति का कहना है कि मैम 10 यूनिट सफिशिएंट है। एक सवाल और मैम इसी में ऐड कर रहे हैं कि कंसंट्रेट कैसे करें मैम, क्योंकि बच्चे कई बार जब 13 यूनिट देखते हैं, किसी भी यूनिट को उठाते हैं, तो उनको एक पल के लिए ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है, एक यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो मैं वहां पे किस तरीके से कंसंट्रेट करें। और नोट्स को लेकर भी बच्चे मैम पूछ रहे हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाए, नोट्स का क्या रोल होगा, नोट्स बनाना भी है या नहीं बनाना है। तो ये भी एक सवाल है मैम। सी पहले तो अगर कोई जिस आपने बोला 10 यूनिट सफिशिएंट है क्या, तो अगर आप 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली सफिशिएंट है। 10 यूनिट्स कम नहीं होती है, 10 यूनिट्स सफिशिएंट है। अगर आपने रिलीजियसली ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स उसके पढ़े हैं, ऐसा भी नहीं कि 100%, हाँ कुछ एक पॉइंट आप स्किप कर रहे हो, पर आपने रिलीजियसली CSIR का पैटर्न देख के उन यूनिट्स को प्रिपेयर किया है, तो 10 यूनिट्स आर सफिशिएंट। दूसरा क्वेश्चन था सर का नोट्स का, शायद राइट, नोट्स का नोट्स भी क्वेश्चन है, और एक सवाल मैम एक कैंडिडेट का है, कंसंट्रेट कैसे करें मैम। था, कंसंट्रेशन। हम्म। सी कंसंट्रेशन तो आप यही कर सकते हो कि थोड़ा सा अपना जो इंटेलिजेंस है दूसरी एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में से वो थोड़ा कम करो। बाकी कंसंट्रेशन के लिए मैं यही कह पाऊंगी कि आप ना हर चीज को विजुअली देखो। आप कीवर्ड्स लिख लीजिए, आपकी क्लास में कुछ चल रहा है, आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चला, आप फ्लो चार्ट बनाइए बहुत ही छोटा सा, सिर्फ कीवर्ड से रिलेटेड, और आप इसे रिपीटेडली आंखों के सामने से गुजारते रहिए। हाँ ठीक है, कुछ साइड बाय साइड भी चल रहा है, पर आप पेज टर्न करते रहिए। इनफैक्ट मैं तो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में आंसर्स भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख कर आती थी। सो काफी अच्छे ही मार्क्स थे। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फ्लो चार्ट वर्क करता है, कहीं पर भी वर्क करेगा। आप उसे रिपीटेडली अपनी आंखों के सामने से गुजारिए, तो कंसंट्रेशन अपने आप ही बनने लगेगा। आप कंसंट्रेशन के लिए तो आई जस्ट कैन से दिस। और जहां तक आता है नोट्स बनाने का सवाल, तो सी आप जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं और अगर आप उनकी जो पीडीएफ हैं वो रेफर करते हैं, तो हम क्लास में वही सारे पॉइंट्स पढ़ाते हैं और वही सारे पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे और क्लास की सिर्फ पीपीटी और पीडीएफ पे डिपेंड करेंगे, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड आइडिया। वहां पे सब कुछ कवर हो जाता है। सो नोट्स तो नहीं बनाने का कहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप आपके रिविजन नोट्स बनाइए, जिसमें आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बहुत ही कम पॉइंट्स में, बहुत ही शॉर्ट में आपने जिस्ट लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स हैं, हर एक कीवर्ड लिखा हुआ है। तो जब कीवर्ड आप देखेंगे तो आपको पुरानी सारी स्टोरी याद आ ही जाएगी। सो ये है नोट्स से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट। पर वो रिविजन नोट्स बहुत अच्छे होना चाहिए, बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि आप जल्दी से भी उसे कर सको और आपको वो देखकर अपने नोट्स समझ में भी आने लगे। सो ये हो सकता है। माइंड मैप्स हम प्रोवाइड करते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप पर। तो माइंड मैप्स बहुत हेल्पफुल हैं। उन माइंड मैप से आप पूरा जितना भी टॉपिक है बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, बहुत जल्दी देख सकते हो। सो इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर योर नोट्स, सो व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एट बायजूस, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। आप बायजूस पर जो हम माइंड मैप दे रहे हैं, हम जो क्लास में पीपीटीज पढ़ा रहे हैं, विथ एनोटेशन डाउनलोड करिए और माइंड मैप रखिए, देन स्टडी नोट्स भी है। सो दैट इज मोर देन इनफ। इतना कंटेंट बहुत है, इतना ही पढ़ के जाइए, इज मोर देन इनफ। सो मैम
CSIR नेट की प्रिपरेशन जो भी बच्चे करते हैं मैम, तो उनके लिए और कितने रास्ते हैं मैम, क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं मैम CSIR नेट प्रिपरेशन के साथ ही मैम? CSIR के साथ साथ बहुत सारी जो भी PhD एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पर भी, तो जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। CSIR इज ऑल इंडिया लेवल। अगर आप अकेडमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप आपके स्टेट लेवल की स्लेट एग्जामिनेशन में या सेट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। वो भी ईयरली ऑलमोस्ट हर स्टेट में होती ही है। देन CSIR का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, तो ऑलमोस्ट हर PhD एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक्स कहीं ना कहीं कोलाइड और ओवरलैप करते हैं। सो आई वुड से कि आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है, आप जस्ट एक बार उसका सिलेबस देखिए, CSIR का देखिए, ओवरलैपिंग लगेगा मैक्सिमम। अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है क्वेश्चन पूछने की, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप क्वेश्चन पेपर देखिए, उनकी अप्रोच देखिए, जैसे कहीं कहीं पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो वो आप कवर कर सकते हैं, देन गेट एग्जाम दे सकते हैं। सो आई वुड से कि CSIR की प्रिपरेशन एक बहुत बल्कि प्रिपरेशन है, मैक्सिमम चीजें कवर करती है वो। बाकी मैम 80 to 90% अगर सिलेबस मैच हो जाए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि 80% सफिशिएंट है मैम। सफिशिएंट है, मोर देन ठीक है सफिशिएंट। मैम। मैम थोड़ा सा CSIR नेट क्वालिफाई होने के बाद भी ये सवाल आता है बच्चों के कि आगे के क्या ऑप्शन होते हैं, GRF लेक्चरशिप के बारे में भी थोड़ा सा किस तरीके से क्या है इसमें, ये भी सवाल। ठीक है, ये वाला वैसे तो हम काफी बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पर एक बार फिर से कि अगर हम CSIR क्वालिफाई करते हैं या CSIR के लिए हम फॉर्म भी फिल करते हैं, तो CSIR का जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर JRF एंड LS दो ऑप्शन आते हैं। JRF इज फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी फॉर योर प्रोजेक्ट, फॉर योर PhD। आप LS के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप कहीं पे भी एकेडमिक्स में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। एकेडमिक्स एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं पर सर्व कर सकते हैं। तो JRF क्वालिफाई करने के बाद और LS क्वालिफाई करने के बाद आपका जो ओवरऑल जो फर्दर पर्सपेक्टिव्स है लाइफ के, वो वहीं पे खत्म नहीं होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कि इसको कंसिडर करते हैं वो भी आपका CSIR का स्कोर वैलिड मानते हैं। देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से PhD करना चाहते हैं, तो जब आप प्रोफेसर्स को वहां पर मेल लिखते हैं, अगर उसके साथ आप आपका CSIR का सर्टिफिकेट साथ में एज एन अटैचमेंट भेजेंगे और मेंशन करेंगे कि CSIR हमने क्वालिफाई कर रखा है, JRF इस रैंक से क्वालिफाई कर रखा है, तो वो आपको डेफिनेटली दूसरे स्टूडेंट से ऊपर वेटेज देते हैं। सो मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने CSIR क्वालिफाई करने के बाद जब फॉरेन में अप्लाई किया, अब्रॉड में अप्लाई किया PhD के लिए, तो उनको ज्यादा वेटेज मिला एज कम्पेयर टू दोज ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके पास नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिला कुछ भी, बट देन यस, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने CSIR के स्कोर को देखते हुए स्टूडेंट के अंदर कैलिबर देखा और उनको भी एज अ PhD कैंडिडेट एक्सेप्ट किया। सो होराइजन्स बहुत ब्रॉड है, और आप जिस फील्ड में हो, लाइफ साइंस के फील्ड में हो, अगर आप इसके सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो कि CSIR है वो क्वालिफाई करते हो, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। देन बहुत सारे स्टूडेंट्स JRF के बाद PhD या प्रोजेक्ट नहीं ज्वाइन करते हैं, सो उस पर्टिकुलर केस में भी अगर वो कहीं पे भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाते हैं दैट आई हैव क्वालिफाइड दिस JRF, और वो एकेडमिक्स में भी जाते हैं, तो उन्हें वेटेज ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल LS क्वालिफाई। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं होगा कि ज्यादा मिल रहा है, बट देन डेफिनेटली दिमाग में ये आएगा कि ही हैज मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स। तो डेफिनेटली इस एग्जाम का इम्पोर्टेंस बहुत है। मैम अंजलि का एक सवाल है, लेकिन ये जो सवाल है सोच रहे कि इसका जवाब हम ही देते क्योंकि आप थक भी गए होंगे, काफी सारे सवाल आपसे पूछे गए। अंजलि का सवाल है मैम, रिवीजन रोजाना कितने आवर्स तक करना ठीक रहेगा? तो मेरा ये मानना है मैम कि रिवीजन जो है ना, एकमात्र तरीका है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं वो सारे 13 यूनिट के क्वेश्चन आपको एक बार में दिख जाते हैं। तो आपको उसमें क्या है कि आपको अलग अलग टॉपिक उठाने की जरूरत है नहीं। आप वो 2 से 3 घंटे का जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस 2 से 3 घंटे में आपको वो सारे 13 यूनिट के क्वेश्चन, पार्ट ए के क्वेश्चन सब कुछ आपको दिखते हैं, तो वो आपको रिवीजन अलग से करने की जरूरत नहीं है। और ये भी है कि मैम आवर्स से कोई फायदा तो है नहीं मैम, पता चला 10 घंटे दे दिए, आउटपुट कुछ मिला ही नहीं है। तो आवर्स को देखने से तो कोई फायदा नहीं है, बस आप मॉक टेस्ट पे काम करो, अलग से आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो मैम
काफी सारे सवाल जवाब हो चुके हैं मैम। अब एक लास्ट सवाल ये है कि जून में अभी पेपर है CSIR नेट का, तो उन बच्चों के लिए कुछ टिप्स ट्रिक शॉर्टकट। होपफुली एग्जाम जून में हो जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी जून में अपीयर करना चाह रहे हैं, तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून एंड में या समवेयर मिड ऑफ द जून में भी एग्जाम होगी, तो मेरा आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि अगर आप कोई न्यू टॉपिक्स या कोई न्यू यूनिट को टच करना चाहते हैं, तो एग्जाम के 20 दिन पहले कर लो। एग्जाम के 20 दिन के अंदर आपको अपना सिर्फ पुराना रिवीजन करना है। आप न्यू टॉपिक्स करोगे, आपका पुराना टॉपिक अफेक्ट होगा। वो जो लास्ट के 20 दिन है, एटलीस्ट 15 डेज तो आपको थॉरोली अपने टॉपिक्स जो आप पढ़ चुके हो उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि वहां से जो आए वो आप बहुत इजीली बना पाओ। तो अगर कोई स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जून वाला अटेम्प्ट करना है और जून में अगर पेपर होपफुली हो भी जाता है, तो अभी इमीडिएट आपका जो मोर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप न्यू टॉपिक्स टच कर लीजिए, जल्दी से न्यू टॉपिक्स देख लीजिए, न्यू टॉपिक्स निपटा लीजिए, एंड देन गो फॉर रिविजन। जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, तो विद इन अ मंथ या विद इन 1.5 मंथ एग्जाम हो जाएगी, वहां पर आप आपका थॉरो रिविजन करिएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट आने वाली एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। आयुषी का मैम सवाल है कि LS क्वालिफाई के बाद डायरेक्ट एकेडमिक में जा सकते हैं या उसके बाद भी कोई इंटरव्यू या एग्जाम देना होता है मैम? बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं भी होती है। सबका अपना डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सर्व करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करनी होती है, वो आपकी सब्जेक्ट बेस्ड भी होती है, देन आपका जनरल नॉलेज बेस्ड भी होती है। पर हाँ, जिसके पास LS है उसके पास ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देन बहुत बार आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो ये वेरीड रहेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं। सो इसको एक कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। एक और आखिरी सवाल मैम, इसके बाद तो खैर कोई सवाल नहीं है। कामिनी का है मैम कि CSIR क्वालिफाई करने के बाद PhD के लिए क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही रजिस्टर होने पर स्टाइपेंड मिलता है, या फिर क्या है मैम इसके बारे में? That too if one is government job. मतलब इनका वैसे क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है कि दैट टू इफ गवर्नमेंट जॉब। अगर आप CSIR क्वालिफाई करते हैं, तो आपको CSIR की जो लैब्स हैं वहां पर मिलेगा ये स्टाइपेंड। ठीक है, बहुत सारी जगह PhDs होती हैं। अगर आपका जो लैब है दैट इज अ CSIR लैब, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि पहले नॉर्मल यूनिवर्सिटीज थी, फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चेंज हुई, तो वहां पर अगर CSIR लैब है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको फेलोशिप मिलेगा। अब यहाँ पर इनका एक और क्वेश्चन है, दैट टू इफ इज इन गवर्नमेंट जॉब। अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर चुका है, तो गवर्नमेंट जॉब में शायद कुछ एक क्राइटेरिया रहता है कि आप कुछ लीव ले सकते हो फॉर अ ईयर और 2, जो कि अनपेड रहती है किसी किसी जगह और किसी जगह पेड लीव रहती है। जैसे कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां पर उन्हें पेड लीव मिलती है 2 साल की PhD कंप्लीट करने के लिए। उस पर्टिकुलर केस में आई डोंट थिंक सो कि फेलोशिप वहां पे उन्हें मिलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी दे आर ड्रॉइंग अ सैलरी। ठीक है, सो ये एक जो है आपका डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में हैं। सो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंडिविजुअल बेसिस पर उस पर्टिकुलर केस को। एक दो सवाल मेरे से भी पूछे गए, तो एक दो और मुझे भी आपसे कुछ सवाल सवाल पूछना है। सो अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं आपसे पूछूंगी। पहले स्टूडेंट्स के ले लेते हैं, फिर हाँ मैम, सवाल ये है CSIR नेट की फॉर्म कब तक आएंगे प्लीज बताएं। मैम फॉर्म की अगर बात करेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि आप ये लेकर चलिए कि 10 दिन 10 डेज और वेट, क्योंकि UGC के फॉर्म आ चुके हैं, UGC नेट। तो CSIR नेट मेरे ख्याल से और 10 दिन आप वेट कर सकते हो, आ ही जाना चाहिए। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो, जब आना होगा वो आ ही जाएगा। देखो मैम, बच्चे वेट कर रहे थे जून 21 का पेपर, पता ही नहीं लगा कब फॉर्म आया, पेपर भी हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप अपनी प्रिपरेशन रखो कंटिन्यू, और ये मत सोचो कब फॉर्म आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कब कितना पढ़े। कई बार क्या होता है मैम, जब बच्चे सोचते हैं कि फॉर्म आएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये लगभग 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है मैम। बिल्कुल। एक सवाल मैम कुछ जनरल एप्टीट्यूड से है, वो भी एक बार देखा जाए। इनका था शिवानी का, ऐसा मेरे माइंड में जनरल एप्टीट्यूड के लिए फेयर क्रिएट हो गया है, कैसे मैं प्रैक्टिस करूं। ओके
मैम आपके पास कोई जवाब है क्या जनरल एप्टीट्यूड का जो डर है? जी, मैं इसके लिए डेफिनेटली जवाब दे सकती हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर वहां पर भी ये लोग पैटर्न समझ लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस हर बारी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो वहां से भी पिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन वो एक बार कोई टॉपिक से दे रहे हैं और अगली बार बिल्कुल ही कोई ऑल ऑफ द न्यू टॉपिक सडनली कोई नया टॉपिक ले लें। अगर पैटर्न समझ के कुछ 5-6 टॉपिक्स में भी कंफर्टेबल हैं और उनको अच्छे से पढ़ के जाए तो हो सकता है। और चिरंजीव सर तो पढ़ाते ही हैं, सो क्या ही अब डर है। मैम मेरा पता है क्या मानना है मैम, कि अगर आप, जैसे कि मैम पता है वो जो डर है ना, जो डर की बात हो रही है ना, वो आपका डर जो क्लास 9-10 में था ना, वो वाला डर इस वक्त बैठा हुआ। हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ये सोच लेते हैं, 90% बच्चे मैम, लाइफ साइंस जो भी बच्चे लिए होंगे उनको पता होगा, बायोलॉजी वाले खास करके बच्चे, वो 9-10 में ही सोच लेते हैं कि जैसे ही 10th कंप्लीट होगा, मैथ्स वाली बुक को तो आग ही लगा देना है। मैं सोचते हैं कि 90% बच्चे यही चलता है कि मैथ्स अब ना मिले बस। तो उनको डर वो वहीं से। अब सीधी सी बात है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको उस टॉपिक से डर लगेगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो यकीन मानो कि आप जनरल एप्टीट्यूड से इजी कोई पेपर ही नहीं है। और पार्ट ए जो है ना, ये आप समझ लो कि आप थोड़े से मेहनत में आप यहाँ से 30 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए के ऊपर अगर जो डर लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इंटरेस्ट बनाओ उस टॉपिक के ऊपर, वो डर खत्म हो जाएगा। सबको लगता है स्टार्टिंग में, सबको लगता है, जितने लाइफ साइंस के बच्चे, अगर मैथमेटिकल साइंस के बच्चों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए, तो बाकी जितने हैं, चाहे वो लाइफ साइंस हो, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, और मैथमेटिकल साइंस को छोड़ के सबको डर लगता है। थोड़ा बहुत तो पार्ट ए से डर लगता ही है, मैथ से डर लगता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनको इतनी आदत होती है कि वो 2+2 भी करना होगा तो मोबाइल ही यूज करते हैं, मोबाइल 2+2 4, उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है। जबकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत में आप बहुत अच्छा कर सकते हो पार्ट ए में। और मैम मेरा ये भी मानना है कि अगर मान लीजिए पार्ट बी और पार्ट सी के थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे पार्ट ए कहीं ना कहीं आपके स्कोर बढ़ाने में थोड़ा सा मदद कर सकता है मैम। 30 मार्क्स कम नहीं होते मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और 99% बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट ए नहीं देखते हैं। और अगर आप पार्ट ए देखते हो तो आप ये लेकर चलो कि आप बाकी से तो एक कदम आगे ही हो। तो गेम ये, चेंजिंग हो सकता है पार्ट ए, कह सकते हैं। हाँ रैंक दिलवा सकता है पार्ट ए अगर कर कर जाए प्रॉपरली तो। हाँ। तो मैम अब हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सर थोड़ा सा एक जी शॉर्ट मैम। में आप आपकी जर्नी के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताइए। मैम मेरी जर्नी कुछ खास नहीं है, मतलब ठीक ही है। जैसे कि पार्ट ए, जैसा कि आपको बताया, जनरल एप्टीट्यूड है ना, ये मैथमेटिक्स के कुछ सवाल इसमें पूछे जाते हैं, कुछ रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट मैम क्लास 9-10 से ही था इस सब्जेक्ट में। 9-10 से ही, मतलब ये लेकर चलिए कि जैसे 90% ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको मैथ से डर लगता है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अब मेरे साथ ऐसा नहीं था, जो मेरे टीचर मिले थे कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, तो उस टॉपिक में इंटरेस्ट सा आने लगा था। तो मेरे माइंड में ये चीज था कि आगे जाके मैथ्स पे ही कुछ करना है। तो बहुत सारे काम आपको ये भी बता दें मैम, एक एक चैप्टर के पीछे एक एक बुक, जैसे कि अगर मान लीजिए टॉपिक एक उठा ले अपना, प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो या फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन हो, तो अगर मेरे दिमाग में ये चीज आ गया कि हाँ चलो इस टॉपिक को पढ़ना है, इस बुक से करना है, इस बुक में इसके 2-4 अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उस बुक को ले लेते थे। ऐसा नहीं कि 2-4 अच्छे क्वेश्चन के चक्कर में कि पूरे बुक को छोड़ दिए, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन लगा दिए। आप उस पूरे बुक को लगाओ, कहीं ना कहीं जब आप 100-150 क्वेश्चन आप लगाते हो ना मैम, आपको वहां से भी कुछ सीखने को मिलता है। और एक अच्छी बात मैथ्स में मैम ये भी है कि एक क्वेश्चन को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। और ये हर एक सब्जेक्ट में होता है, जब आप प्रैक्टिस उस पर करते हो तो वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो उनका कोई सा भी सब्जेक्ट, सबका कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है, किसी के कुछ अच्छे होते हैं, किसी के, तो उसके पीछे रीजन ये है कि उस पर आप टाइम दिए होंगे। मैम आज आपका लाइफ साइंस अच्छा है, तो इसमें आपकी सालों साल की मेहनत रही होगी। मेरा अगर पार्टी अच्छा है, जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है, तो इसमें भी सालों साल की मेहनत है। तो आपको एक बार टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि 1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन उस 1 घंटे के पीछे बहुत मेहनत होती है। बहुत हम लोग रिसर्च करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, किस तरीके से एक्सप्लेन करना, कौन से एग्जाम्पल उठाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होता है। तो ये सारी चीजें मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल अग्री करते हैं। सो जब टीचर्स आपके इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी तक, तो स्टूडेंट्स की तो करना बनती ही है, इजंट इट? बिल्कुल। और मैम मेरा तो ये भी मानना है, बहुत सारे बच्चे भी ऐसा कहते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है मैम, उस नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% बच्चे अगर सही तरीके से यूज कर लिए ना, तो बच्चे एक अच्छा रैंक ला सकते हैं CSIR नेट में, इसकी पूरी गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो अभी सबके सवाल अगर जवाब देने लगेंगे तो बहुत रात हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो भी छोटे छोटे सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो भी सवाल है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक्सपर्ट टॉक में हम लोग उन सवाल को भी देखें और उनका भी जवाब आपको देंगे। छोटा सा काम आप सभी को ये भी करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक में शेयर कर देंगे, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर जगह पे शेयर कर देंगे। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपर्ट टॉक में कुछ इसी तरीके से कुछ अच्छे अच्छे सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फरीदा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा टाइम दिए, बच्चे भी काफी कुछ जानना चाहते थे आपसे, सीखना चाहते थे मैम। Thank you very much, sir. Thank you all my dear students for being with us in this session. और मिलते हैं। सारे सवाल जो हैं आपके, वो बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं। अभी सैटरडे को एक वर्कशॉप होने वाली है, दैट इज ऑन सैटरडे एंड 12 PM 12 बजे होने वाली है सुबह। तो आप आपके जो सवाल बचे हुए हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होती ही रहती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स टॉक। हाँ, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल रख सकते हो, Exactly, के लिए आपको जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? बाकी जो लोग पहली बार अपने चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड जय हिंद। एग्जैक्टली, थैंक यू।